नमस्कार। परीक्षा एक्सपर्ट का ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ऐसे टॉपिक को डिस्कशन करने जा रहे हैं जो सदियों से, आज ही नहीं, सदियों से ही मानवीय स्वभाव के लिए, मानवीय समाज के लिए रिलेवेंट रहा है। चाहे वो सामाजिक अध्ययन के बारे में देखें, धार्मिक अध्ययन के बारे में देखें, या आप कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, रेलवे, एसएससी से लेके यूपीएससी, बीपीएससी, किसी भी एग्जामिनेशन में ये पॉइंट बहुत ही रिलेवेंट है, ये चैप्टर बहुत ही रिलेवेंट है। और वर्तमान दौर में तो ये टॉपिक, दुनिया की जिस तरह की स्थिति है, हर तरफ वार क्राई है, अशांति का माहौल है, छोटी छोटी बात में लोग एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार है, और छोटा जमीन का टुकड़ा हो या फिर छोटा सा ही ईगो हो, इसके लिए लोग तैयार हैं बिल्कुल लड़ने के लिए। तो इस वर्तमान क्लेश की स्थिति में, युद्ध की स्थिति में, महात्मा बुद्ध एक ऐसी शख्सियत जिसको आप अध्ययन करते हैं या जिनको आप पढ़ते हैं, समझते हैं, तो एक शांति की प्राप्ति होती है, या यूं कहें कि एक ऐसे ज्ञान की प्राप्ति होती है जो आपको विभिन्न प्रकार की अहिंसक प्रवृत्ति की तरफ बढ़ाती है, आपको हिंसा के मार्ग को छोड़ने को कहती है। तो आइए आज हम इस महान शख्सियत महात्मा बुद्ध के बारे में अध्ययन करते हैं। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो रिलेवेंट है ही, जैसा कि मैंने कहा, ये हमारे सामाजिक और वैश्विक स्तर पर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है इनको समझना, जानना और इनको फॉलो करना। तो आइए शुरू करते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध, या यूं कहें कि गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम जो था वो तो सिद्धार्थ था। अगर कोई पूछता है कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम तो सिद्धार्थ के रूप में, वो सिद्धार्थ के रूप में राजा सुधोधन, इनके पिताजी जो थे सुधोधन थे, ठीक है, इनके यहाँ जन्म हुआ था सिद्धार्थ के रूप में, जो कि शाक्य क्षत्रिय कुल वंश के थे। शाक्य मुनि इसी वजह से, चूंकि शाक्य वंश से थे, इसलिए इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है महात्मा बुद्ध जी को। तो ये तो सब ज्ञान प्राप्ति की बात होता है कि सिद्धार्थ से वो गौतम बुद्ध बनते हैं। तो जब उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो गौतम बुद्ध बनते हैं, ठीक है। तो जन्म सिद्धार्थ के रूप में हुआ था, और कब हुआ था? तो 563 बीसी में महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था, एक क्षत्रिय परिवार में। कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था आज के वर्तमान नेपाल में लुम्बिनी नामक जगह था, जो कि कपिलवस्तु में इनका साम्राज्य हुआ करता था, इनके पिताजी सुधोधन जी का, वहां पे हुआ था। तब वर्तमान दौर में इसको पिपराहवा के नाम से जाना जाता है, जो उत्तर प्रदेश के बस्ती डिस्ट्रिक्ट के क्लोज में है, और वो नेपाल के फुटहिल्स में स्थापित है, ठीक है। इनके पिताजी कपिलवस्तु के इलेक्टेड रूलर थे, इस बात का आप ध्यान दें, यानी कि उस समय जो था इनका चुनाव हुआ था इनके पिताजी का। पिता सुधोधन थे। माता जी का नाम महामाया था, प्रिंस जो थी महामाया, कौशल डायनेस्टी की थी। जन्म के समय ही इनकी माता जी का देहांत हो गया था। बच्चे का जब जन्म हो रहा था, महात्मा बुद्ध जी का जब जन्म हुआ, उसी समय ही इनकी माता महामाया जी थी, उनका देहांत हो गया था। तो इनका लालन पालन, यानी कि सिद्धार्थ का जो लालन पालन था, इनकी स्टेप मदर या यूं कहें कि मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था, इस वजह से भी इनको गौतम कहा गया, ठीक है। तो सिद्धार्थ गौतम का जन्म 563 ईस्वी में लुम्बिनी नामक जगह पे, जो कि कपिलवस्तु में वर्तमान नेपाल में स्थित था। इनके पिताजी का नाम सुधोधन और माता जी महामाया जी। हालांकि इनका देहांत इनके जन्म के समय हो गया था, और इनका लालन पालन जो किया था वो प्रजापति गौतमी ने किया था, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं कि पत्नी जो थी यशोधरा जो थी महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा, और इनसे एक पुत्र भी थे, इनका नाम राहुल हुआ करता था, राहुल, राइट। 29 वर्ष की उम्र में सत्य की प्राप्ति के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए सिद्धार्थ गौतम, यानी कि गौतम बुद्ध जो है वो घर को छोड़ देते हैं। और इस घर के जो छोड़े थे महात्मा बुद्ध ने, बौद्ध धर्म में इसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण। इस बात को ध्यान रखेंगे। प्रश्न ये बनता है कि महात्मा बुद्ध जब घर को छोड़े थे उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण, डिपार्चर, यानी कि नोन एज द ग्रेट रेनंसिएशन। महात्मा बुद्ध जी को या गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वर्तमान दौर में बिहार के गया में
निरंजना नदी के तट पे एक पीपल के वृक्ष के नीचे में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो वर्तमान में बोध गया के नीचे निकट है। इनको यहाँ पे कैवल्य यानी कि इनलाइटमेंट ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो कि वर्तमान दौर के बिहार राज्य के बोध गया में स्थित है। कहाँ प्राप्त हुई थी? निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे, जिसको कि आज बोधि वृक्ष कहा जाता है, एज ए सिंबल माना जाता है। ठीक है, कैवल्य के इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तभी ये बोधिसत्व कहे गए, बुद्ध कहे गए, महात्मा बुद्ध कहे गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने सबसे पहला अपना जो फर्स्ट सरमन किया था, यानी कि पहला उपदेश जो दिया था, वो वर्तमान दौर में जो सारनाथ जगह है वाराणसी में, वहां पे अपने 5 शिष्यों को इन्होंने ज्ञान की शिक्षा दी थी, अपना ज्ञान प्रथम ज्ञान दिया था। उस समय उसे ऋषिपत्नम भी कहा जाता था, डियर पार्क ऋषिपत्नम सारनाथ। राइट फ्रेंड्स, अब ये देखिए वो जो दौर चल रहा था, वैदिक पीरियड वाला टाइम था, उसमें वाह आडंबर समाज में पूरी तरह से फैला हुआ था, जाति प्रथा पूरी तरह से विद्यमान था समाज में, ऊंच नीच का भेदभाव बहुत ही हुआ था। उन सारी परिस्थितियों को देखते हुए महात्मा बुद्ध ने जो रास्ता अपनाया वो पूरी तरह से प्रैक्टिकल रास्ता अपनाया था। तो आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कि गौतम बुद्ध proved to be a practical reformer, right? Gautam Buddha proved to be a practical reformer who took note of the realities of the day. He did not involve himself in fruitless controversies regarding the soul and the Brahma, which raised strongly in his time. He addressed himself to the worldly problems. यानी कि उस समय आत्मा क्या है, भगवान क्या है, ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, उन सारी बातों में ना आके जो लोगों की समस्याएं थी, उस समय जो समस्याएं थी उस पे उन्होंने फोकस किया और उसके अनुसार लोगों को साथ दीक्षा दिया, शिक्षा दिया और ज्ञान बांटने का कोशिश किया। तो आइए अब उनके कुछ जो सिद्धांत थे जिसकी वजह से महात्मा बुद्ध फेमस हुए, या जिसकी वजह से लोग महात्मा बुद्ध को आज के दौर में भी याद करते हैं, वो क्या थे उसको हम डिस्कस करते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि 4 आर्य सत्य उन्होंने दिया था। ठीक है, 4 आर्य सत्य, जिन्हें इंग्लिश में नोबेल ट्रुथ कहते हैं, वो 4 आर्य सत्य क्या थे, ये एग्जाम में पूछते रहता है। तो 4 आर्य जो सत्य थे वो था दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। यानी दुख क्या है? दुख कहते हैं महात्मा ने जन्म लेना, मृत्यु, बीमारी, ये सारे चीज क्या है? दुख के कारण है। अनेकों प्रकार के आप इच्छा, आकांक्षा, ये सारे चीज रखते हैं, जो अगर फुलफिल नहीं होता है तो दुखी होते हैं। कोई रोटी बिन दुखी है, कोई मर्सिडीज बिन दुखी है, कोई सब कुछ होते हुए भी दुखी है, कुछ न होते हुए दुखी है। तो हर एक प्रकार से व्यक्ति किसी न किसी दुख से ग्रसित है। तो महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि दुख है, दुख का कारण, आप कहते हैं कि दुख का समुदाय है, उसके पीछे क्या वजह है? तो आदमी का जो तृष्णा है, डिजायर है, इच्छा है, वो दुख का सबसे बड़ा कारण है। तो क्या इसको समाप्त किया जा सकता है? तो महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि बिल्कुल, दुख निरोध है, दुख को स्टॉपिंग सॉरो है, दुख को समाप्त किया जा सकता है। कैसे? तो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा में जो बताते हैं वो मिडिल पाथ को फॉलो करते हैं। मिडिल पाथ की आप किसी भी मैटर में एक्सट्रीम पे ना जाएं और ना ही लोएस्ट आए। आप मिडिल पाथ को फॉलो करके अगर लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो आप दुखी कम होंगे। दुख तो समाप्त होने वाला है नहीं, दुखी कम होंगे। जो है उसमें संतुष्ट करके बेटर के लिए प्रयास करना, एफर्ट लगाना, मिडिल पाथ जो है उसको फॉलो को करते हैं। और इस मिडिल पाथ को फॉलो करने उन्होंने 8 फोल्ड पाथ का वर्णन किया है। 8 फोल्ड पाथ क्या है, जिसको कि अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। वो अष्टांगिक मार्ग क्या है, आइए उसको देखते हैं। अष्टांगिक मार्ग महात्मा बुद्ध की ये फिलॉसफी है, अष्टांगिक मार्ग। इसके बारे में आइए देखते हैं। एग्जाम में प्री वगैरह में पूछ देता है कि अष्टांगिक मार्ग महात्मा बुद्ध का है या महावीर जैन का है या सांख्य मुनि का है, कपिल का है, किसका है? तो अष्टांगिक मार्ग आप ध्यान रखेंगे कि महात्मा बुद्ध द्वारा दिया हुआ वो 8 मार्ग है जिसके रास्ते पे आप चल के दुख से निजात पा सकते हैं, दुनिया में दुख से मुक्ति पा सकते हैं। वो क्या क्या है? तो पहला है अष्टांगिक मार्ग में पहला जो है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि, राइट। सम्यक दृष्टि का मतलब क्या हुआ? राइट अंडरस्टैंडिंग। यानी कि आप
जो भी ज्ञान ले, जो भी चीजें ले वो सही ले, किसी प्रकार के आडंबर में फंस के, किसी प्रकार के भ्रम में फंस के उसको फॉलो ना करें। आप किसी भी पॉइंट का, किसी भी चीज का राइट अंडरस्टैंडिंग, सबसे पहले सही ज्ञान ले, सही चीजों को समझे, इसके बाद आगे बढ़े। राइट। दूसरा है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प का मतलब है कि आप अपने सोच विचार जो भी करें वो सही डायरेक्शन में रखें, राइट थॉट्स रखें। सम्यक होना चाहिए, राइट होना चाहिए, सही डायरेक्शन में होना चाहिए, सही विचार होना चाहिए, सबके भलाई के लिए होना चाहिए। तो सम्यक संकल्प यानी कि राइट थॉट। जिसके बाद हम बात करते हैं तीसरा इनका अष्टांगिक मार्ग जो है सम्यक वाक। सम्यक वाक का मतलब हुआ राइट स्पीच, ओपन एंड ट्रूथफुल, यानी कि जो बातें बोले हम वो सत्य के करीब होना चाहिए, सत्य ही होना चाहिए। सत्य बोलने का ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, जो सत्य है उसके बारे में बात करें, डिस्कस करें, ओपन डिस्कशन करें। असत्य हम शुरुआत में तो बेटर लगता है, लेकिन असत्य हमेशा ही कष्ट देता है। इसलिए महात्मा बुद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग का तीसरा संकल्प है वो ये है कि सम्यक वाक्य का इस्तेमाल करें। इसके बाद चौथा जो है वो है सम्यक कर्म, यानी कि जो भी काम करें वो राइट करें, बेटर स्टेटस में करें और ईमानदारी से करें और प्योर हार्ट से करें। राइट। तो कर्म आपका जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए, राइट डायरेक्शन में होना चाहिए, ईमानदारी से होना चाहिए। तो ये है सम्यक कर्म। पांचवा अष्टांगिक मार्ग क्या है? सम्यक आजीविका, यानी कि राइट लाइवलीहुड, यानी कि जो भी काम करें जीविकोपार्जन के लिए, अर्जन के लिए, आमदनी के लिए, वो कैसा होना चाहिए? राइट होना चाहिए, सही डायरेक्शन में होना चाहिए। नो डेंजर टू एनीथिंग फॉर द क्रिएचर फिजिकली और इमोशनली, यानी कि आप ऐसे आमदनी न करें जो दूसरों को कष्ट देता है। दूसरों को कष्ट देके अगर आप आमदनी करते हैं तो कहीं ना कहीं वो उत्तम आजीविका में काउंटिंग नहीं किया जाएगा। तो सम्यक आजीविका की बात करते हैं महात्मा बुद्ध जी पांचवें अष्टांगिक मार्ग के रूप में। छठा अष्टांगिक मार्ग क्या है? तो छठा अष्टांगिक मार्ग है सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम यानी कि सेल्फ कंट्रोल की बात करते हैं, राइट एफर्ट्स की बात करते हैं। महात्मा बुद्ध जी कहते हैं सम्यक व्यायाम, इसमें क्या है कि राइट एफर्ट्स, सेल्फ कंट्रोल एंड ट्रेनिंग, यानी कि कुछ भी काम आप करें बेहतर एफर्ट लगाएं, अपने से खूब एफर्ट लगाएं, बहुत बेहतर तरीके से करें और उस काम को करने के लिए सेल्फ कंट्रोल करके करें। ठीक है, उस काम को करने के लिए बेहतर ट्रेनिंग आपका होना चाहिए, यानी कि अभ्यास के माध्यम से कोई भी काम करें और खुद राइट व्यायाम, राइट एफर्ट्स करके। व्यायाम भी एक तरीका है। राइट व्यायाम क्या है? व्यायाम आप बेसिकली एक मेंटल और फिजिकल स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए, मेंटल और फिजिकल स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए हम व्यायाम करते हैं। ठीक उसी तरह से हम अपने दिमाग को सेल्फ कंट्रोल करके, ट्रेंड करके काम करें, जिससे कि हमें दुनिया के दुनियावी दुख से मुक्ति मिले। तो इसके लिए उन्होंने छठा सम्यक व्यायाम जो बताया अष्टांगिक मार्ग है, वो छठा सम्यक व्यायाम है। सातवां जो है वो सम्यक स्मृति, यानी कि माइंडफुलनेस, एक्टिव एंड वॉचफुल माइंड, यानी कि आप जो भी कुछ करने जा रहे हैं दिमाग को जागृत अवस्था में रख के करें, कंट्रोल्ड अवस्था में रख के करें। कहीं भी आप ऐसा ना करें जैसे कि आप कर कुछ और रहे हैं, दिमाग कहीं आपका कुछ और है। ठीक है, तो दिमाग पे कंट्रोल रखते माइंडफुलनेस की अवस्था में करें और वॉचफुल माइंड से करें, यानी कि दिमाग को पूरी तरह से कंट्रोल्ड अवस्था में रख के कोई भी काम करने की बात करते हैं सम्यक स्मृति में। और आखिरी जो अष्टांगिक मार्ग है वो है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि क्या है? राइट कंसंट्रेशन, अर्नेस्ट थॉट ऑन डीप मिस्ट्री ऑफ लाइफ, यानी कि आप राइट कंसंट्रेशन रखें, काम करने जा रहे हैं दिमाग संतुलित करके, कंसंट्रेट करके, बिल्कुल राइट डायरेक्शन में करने का कोशिश कर रहे हैं और जीवन के बारे में अध्ययन करते हुए, समझते हुए, राइट माइंड में, राइट कंसंट्रेशन के थ्रू जो भी काम करें वो सम्यक समाधि में करने के बारे में बताया गया है। ठीक है मित्रों, अब हम बात करते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में। महात्मा बुद्ध का जब देहांत हुआ तो उनके जो शिक्षा, दीक्षा, ज्ञान जो भी थे उसको कंपाइलेशन करने के लिए जो बौद्ध मुनि थे, बौद्ध ऋषि मुनि थे, जो उन्होंने एक प्रयास किया कि काउंसिल के माध्यम से उनकी शिक्षा दीक्षा को हम एक जगह संग्रहित करें, किताब के रूप में, ज्ञान कोश के रूप में संग्रहित करें और लोगों के बीच में उसे पहुंचाने का कोशिश करें। तो उसके लिए बुद्धिस्ट काउंसिल
क्या गया। तो और बुद्धिस्ट काउंसिल से प्रायः प्रश्न आते रहता है, आप इस बात को ध्यान रखेंगे, आप चाहे एसएससी दे रहे हो या यूपीएससी दे रहे हो। बुद्धिस्ट काउंसिल पहला कब हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था, किस जगह पे हुआ था, ये प्रश्न बनते रहते हैं। जैसे थर्ड बुद्ध काउंसिल कब हुआ, मैच करने के लिए दे देता है, उस समय राजा कौन था, ये मैच करने के लिए दे देता है। तो इस बात को आप बेहतर तरीके से सीखें, मगअप करें और आने वाले एग्जामिनेशन के लिए खुद को तैयार रखें। और दोस्तों, यदि आपको हमारा तरीका पसंद आ रहा हो डिस्कशन डिबेट का, या लगता हो कि ये फ्रूटफुल है आपके लिए, तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करें और अपने मित्रों को बोलें, बताएं, खुद सब्सक्राइब करें और आगे कमेंट कर सकते हैं कि और भी किस पॉइंट पे, किस टॉपिक पे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको समझ में आता है हम उस पर वीडियो बनाएंगे। खैर ठीक है, आइए अब आगे हम बात करते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में। राइट, तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था ना, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था, महात्मा बुद्ध जी का जब तुरंत देहांत हुआ था उसी समय फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था। कब, 483 बीसी में। राइट, तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था 483 बीसी में। इसका मतलब ये है कि 483 बीसी में ही महात्मा बुद्ध जी का देहांत भी हुआ था। कहाँ देहांत हुआ था, कुशीनगर में। देहांत जब महात्मा बुद्ध का हुआ था तो उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण। निर्वाण की प्राप्ति हुई और उसको महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी और हाल फिलहाल में कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया गया था। जितना इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सर्किट है उसको जोड़ के भारत सरकार जो है लोगों को ट्रैवल एंड टूरिज्म में सुविधा प्रदान करने की कोशिश कर रही है। तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी निर्माण किया गया था और कुशीनगर में ही महात्मा बुद्ध को महानिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ओके फ्रेंड्स, तो हम फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में बात कर रहे थे। कहाँ हुआ था ये, तो पहला जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था दोस्तों वो राजगीर में हुआ था। आप ये ध्यान दीजिएगा, राजगीर में सप्तपर्णी जो गुफा था, सप्तपर्णी गुफा, वहां पे पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। सप्तपर्णी गुफा, राजगीर। उस समय राजा कौन थे, तो उस समय राजा जो थे वो अजात शत्रु थे। कौन थे, किंग जो था उस समय अजात शत्रु। ठीक है, आप इसको ध्यान रखें। तो राजा किंग जो थे अजात शत्रु थे और ये महात्मा बुद्ध के समकालीन भी माने जाते हैं। प्रश्न ये पूछता है कभी कभी कि महात्मा बुद्ध के समकालीन राजा कौन थे, तो अजात शत्रु थे। और फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल अजात शत्रु के कार्यकाल में हुआ था। और फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ उसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो उसके प्रेसिडेंट जो थे महाकश्यप। ध्यान रखेंगे, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ, राजगीर में हुआ था। उस समय राजा कौन थे, अजात शत्रु थे। कब हुआ था, 483 बीसी में। महात्मा बुद्ध जो तुरंत ही देहांत हुआ था उस समय और उसके प्रेसिडेंट जो थे वो महाकश्यप थे। राइट, इसका अब हमने जैसा बात किया तो इसका पर्पस जो क्या था, तो उनके जितने भी डिबेट डिस्कशन थे महात्मा बुद्ध जो उस समय, उन सारे चीजों को एक किताब के रूप में, एक पिटक के रूप में समाहित करने का कोशिश किया गया। तो विनय पिटक और सूत पिटक, इन दो पिटकों का कंपाइलेशन किया गया। ठीक है, विनय पिटक और सूत पिटक, दो पिटकों का कंपाइलेशन। विनय पिटक में क्या था, मोनेस्ट्री का जो कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, नहीं कि जो कैसे हम विहारों में बिहेव करेंगे, क्या कोड ऑफ कंडक्ट होगा, कैसे रहेंगे, क्या रहन सहन का तरीका होगा, वो विनय पिटक में। और बुद्ध के जितने भी डॉक्ट्रिन थे, महात्मा बुद्ध के जो एथिकल डॉक्ट्रिन थे, जो भी उन्होंने ज्ञान दिया था, चीजें दी थी, उसका सूत पिटक में कंपाइलेशन किया गया था। राइट, और इसको कंपाइल करने वाले सूत पिटक को कंपाइल आनंद ने किया था, जो कि उनके शिष्य और मित्र दोनों ही थे। आनंद, इन्होंने सूत पिटक का कंपाइलेशन किया था और विनय पिटक का कंपाइलेशन जो किया था उपाली ने किया था। ध्यान रखेंगे आप, विनय पिटक उपाली और सूत पिटक आनंद, तीन पिटक हैं, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो पहले ही बौद्धिस्ट काउंसिल में सूत पिटक और विनय पिटक का काउंसिल वो कंपाइलेशन किया जा चुका था और इस समय प्रेसिडेंट जो थे महाकश्यप थे। राइट, अब हम बात करते हैं सेकंड काउंसिल का। तो महात्मा बुद्ध जी के देहांत के 100 साल बाद, ठीक है, 100 साल बाद दूसरा जो है बौद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। राइट, 100 ईयर्स के बाद। और वो कहाँ हुआ था, तो बिहार के वैशाली में हुआ था। बिहार के वैशाली में हुआ था दूसरा बौद्धिस्ट काउंसिल। उस समय राजा कौन था, कालाशोक था। कालाशोक किस डायनेस्टी से था,
तो कालाशोक जो था वो शिशुनाग डायनेस्टी का किंग था और प्रेसिडेंट इस समय के हम थे तो सबकामी, मोस्ट प्रोबेबली सबकामी, इनका नाम था सबकामी। सेकंड बुद्ध काउंसिल के प्रेसिडेंट सबकामी थे। ध्यान दीजिए, सेकंड बुद्ध काउंसिल वैशाली में हुआ था, राजा कालाशोक थे जो शिशुनाग डायनेस्टी से थे और प्रेसिडेंट सबकामिल थे। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, ओवर स्मॉल पॉइंट ऑफ मोनास्टिक डिसाइपल द बुद्धिस्ट ऑर्डर ब्रोक इनटू ऑर्थोडॉक्स स्थाविरा who believe in the teaching of the elders and the unorthodox महासांघिका और members of great community। यानी कि इस समय सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में बुद्धिस्ट ऑर्डर जो था वो दो पार्ट में डिवाइड हो चुका था। किसमें, अस्थाविरा में, अस्थिरवाद अस्थाविरा में और महासंघिक में। अस्थाविरा जो थे वो महात्मा बुद्ध जी का जो शिक्षा दीक्षा था उसमें बिलीव करते हैं और महासांघिक जो थे थोड़ा उसमें बदलाव जो करके उसमें भी बदलाव में भी विश्वास रखते थे। तो ये अनऑर्थोडॉक्स थे और ये महासांघिक कहलाए। ऑर्थोडॉक्स जो थे वो अस्थाविर कहलाए और ऑर्थोडॉक्स जो थे वहां वो महासांघिक कहलाए। ध्यान दीजिएगा, सेकंड बुद्ध काउंसिल में दो भागों में बढ़ चुका था, अस्थाविरा और महासांघिक। राइट, थर्ड बुद्ध काउंसिल के बारे में हम बात करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा बहुत बार बिहार में भी ये पूछा जा चुका है, यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है। ये थर्ड काउंसिल जो कब हुआ था, तो ये 250 बीसी में, 250 बीसी में हुआ था। किसके कार्यकाल में हुआ था, तो राजा अशोक, किंग अशोक के कार्यकाल में थर्ड बुद्ध काउंसिल हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्रा, जो आज का वर्तमान पटना है, पाटलिपुत्र में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। और इस समय प्रेसिडेंट कौन था, तो इस समय प्रेसिडेंट जो था मोगलीपुत्र तीसरा। कैसे याद करेंगे, प्रेसिडेंट याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, 2 बार 3 बार हम देखते हैं तो ऐसे भी याद हो जाते हैं, या फिर यूं भी इसको थोड़ा मिलाना हो तो तीसरा मोगलीपुत्र, तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल तो मोगलीपुत्र, इस तरह से मिला के आप याद कर सकते हैं। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्र में हुआ। किंग कौन था, अशोक थे। किसके प्रेसिडेंटशिप में हुआ था, मोगलीपुत्र के। राइट, इसमें अब क्या क्या हुआ था, इट रिजल्टेड इन द एक्सपल्सन ऑफ मेनी हेरेटिक एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अस्थाविरा स्कूल ऑफ ऑर्थोडॉक्स। राइट, थर्ड पिटक अभिधम्ब पिटक वाज which contained the philosophical interpretation of the doctrine of two already existing पिटक was added and third पिटक, यानी कि तीसरे पिटक का, जैसे विनय पिटक, सुत्त पिटक हमने बात किया ना, फर्स्ट में हुआ था, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ था, तो जो कि राजगीर में हुआ था। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो पाटलिपुत्र में हुआ था, इसमें अभिधम्ब पिटक का कंपाइलेशन किया गया था। राइट, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, जिसमें कि जो ऑलरेडी उपलब्ध सुत्त पिटक और विनय पिटक थे, उसके जो फिलोसॉफिकल कंटेंट थे उसको और भी इसमें एक्सप्लेन करके, इंटरप्रिटेशन करके इसमें डाला गया था। और ये पाटलिपुत्र में हुआ था, अशोक किंग थे, मोगलीपुत्र के टाइम में हुआ था। राइट, आइए अब हम बात करते हैं, अच्छा इससे पहले देख लेते हैं, जब अशोक राजा बने थे तो इस समय बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत ही दूर दूर तक हुआ था। आप देख सकते हैं कि इसी समय अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में एज ए एम्बेसी विदा किया था, एज ए बौद्धिस्ट प्रचारक प्रसारक विदा किया। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। आफ्टर द थर्ड काउंसिल द किंग अशोका सेंट मिशंस टू श्रीलंका, कनारा, कर्नाटका, कश्मीर, हिमालयन रीजन, बर्मा एंड अफगानिस्तान। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो अशोक के कार्यकाल में हुआ था, इन्होंने अपने पुत्र अशोक महेंद्र को, अशोका सन महेंद्र ब्राउट द त्रिपिटक टू श्रीलंका along with the commentaries that were recited at the third council. This teaching later become known as Pali Canon. Right, यानी कि आप देख सकते हैं कि इस समय बौद्ध धर्म का बहुत ही प्रचार प्रसार हुआ। तिब्बत के एरिया में ही इसी समय प्रचार प्रसार हुआ था। भारत से बाहर यानी कि बौद्धिस्ट जो बर्मा में गया, म्यांमार में गया, अफगानिस्तान में गया, या अदर एरिया कंबोडिया में गया, बौद्ध धर्म का बहुत ही प्रचार प्रसार अशोक के कार्यकाल में हुआ था दोस्तों। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में। फोर्थ और आखिरी बुद्धिस्ट काउंसिल, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था कहाँ पे हुआ था, ये कश्मीर में हुआ था। कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था, कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। इस बात को आप याद रखिएगा। और इस समय जो राजा था वो कुषाण वंशी कनिष्क, ठीक है।
और किसके कार्यकाल में हुआ था, किसके लीडरशिप में हुआ था, यानी प्रेसिडेंट कौन था? तो इस समय प्रेसिडेंट जो थे वो वसुमित्र थे, राइट। इस समय प्रेसिडेंट वसुमित्र थे और इनको हेल्प किया था अश्वघोष ने। वसुमित्र को हेल्प किया था अश्वघोष ने, यानी कि डेप्यूटी प्रेसिडेंट आप कह सकते हैं अश्वघोष थे। और राजा जो था, जैसा हमने ऑलरेडी बताया कि कनिष्क थे, यानी कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ कश्मीर के कुंडलवन में। राजा उस समय जो था कनिष्क था और प्रेसिडेंट जो थे वसुमित्र थे और डेप्यूटी प्रेसिडेंट यूं कह सकते हैं कि अश्वघोष थे। अब इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस जो था, द पर्पस वाज टू सेटल डिफरेंस अमंग द 18 सेक्ट्स ऑफ द बुद्धिज्म एंड टू कंपोज द कमेंट्री, यानी कि 18 सेक्ट में जो बढ़ चुका था उसमें जो डिफरेंसेस थे उसको सेटल करने के लिए सबसे पहले तो किया गया, ठीक है। और दोस्तों इसी समय बुद्धिज्म का जो बुद्धिज्म का डिवीजन हो चुका था, यानी कि बौद्ध धर्म का 2 भागों में डिवीजन हो चुका था, महायान और हीनयान में। महायान और हीनयान में ये बात ध्यान रखिएगा, प्रश्न बनता है कि बौद्ध धर्म का डिवीजन किस काउंसिल में हुआ था, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में? तो बुद्ध चौथे बौद्धिस्ट काउंसिल में हीनयान और महायान, या महायान और हीनयान, इन 2 यानों में बुद्ध धर्म का विभाजन हो चुका था। महायान कौन थे? द फॉलोअर्स ऑफ ग्रेट व्हीकल्स एंड हीनयान कौन थे? द फॉलोअर ऑफ लेजर व्हीकल। बेसिकली इसमें क्या था, जो बौद्ध धर्म में कुछ चेंज को स्वीकार करते हैं, कुछ बदलाव को स्वीकार करते हैं, जो महात्मा बुद्ध का मूर्ति के रूप में पूजा करना शुरू कर देते हैं, वो महायानी कहलाएं। और जो महात्मा बुद्ध को कोई भगवान के रूप में, ईश्वर के रूप में नहीं मानते थे, जो उनके टीचिंग को केवल मानते थे, एक साधारण युग पुरुष मान के महात्मा बुद्ध का जो पूजन करते थे, वो हीनयानी कहलाए, ठीक है। तो इस समय चौथे में जो डिवीजन हो गया था वो महायान और हीनयान में हो गया था। चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ कहाँ था? कश्मीर कुंडलवन में हुआ था, ठीक है दोस्तों। इस समय जो भी चीजें लिखी गई, इस बात का ध्यान रखें कि संस्कृत लैंग्वेज में पहले जो चीजें होती थी, महात्मा बुद्ध ने अपना जो वचन प्रवचन को दिया गया था, जो ज्ञान दिया था, वो लोकल लैंग्वेज, पाली लैंग्वेज में दिया था। लेकिन चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल आते आते यहाँ पे संस्कृत लैंग्वेज का स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। ऑलराइट, तो इसी में यही है, दिस फिलॉसफी इज बेस्ड ऑन द ओल्डर ट्रेडिशन एंड फुली एक्सेप्ट दिस टीचिंग बट नॉट ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन, राइट। द महायान ट्रेडिशन मेनली डेवलप्ड इन नॉर्थ इंडिया एंड स्प्रेड फर्दर नॉर्थ इन चाइना एंड तिब्बत। महायान चाइना में, तिब्बत में, जापान में, इन जगहों पे फैला, राइट। कोरिया, जापान, वियतनाम, कंबोडिया, इन सारी जगहों पे महायान फैला हुआ है। और त्रिपिटक, अब आइए हम त्रिपिटक के बारे में बात करते हैं थोड़ा थोड़ा। जैसा शुरू में तो हमने डिस्कशन किया है त्रिपिटक के बारे में। तो ये त्रिपिटक जो थे सबसे पहले किस लैंग्वेज में लिखे हुए हैं? पाली लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। त्रिपिटक और कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक है। तो विनय पिटक में क्या है थोड़ा देखते हैं। इट कॉन्टेन्स प्रोनाउंसमेंट एंड एट्रीब्यूट टू द बुद्धा लेइंग डाउन द न्यूमरस रूल फॉर द कंडक्ट ऑफ द ऑर्डर, यानी कि मोनेस्ट्रीज में रूल्स रेगुलेशन क्या होंगे, क्या फॉलो करना है, कंडक्ट कैसे फॉलो करना है, इसके बारे में विनय पिटक में वर्णन मिलता है। सुत्त पिटक में क्या है देखते हैं। द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ 3 बास्केट, पिटक मन बास्केट बोलते हैं। द सुत्त पिटक विच कंसिस्ट chiefly the discussion both small and long delivered the Buddha himself. He divided into 5 निकाय, जैसे मध्यम निकाय, दीर्घ निकाय, इस तरह से 5 चीज में बयान था। और सुत्त पिटक सबसे बड़ा है, द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें महात्मा बुद्ध जी की जितनी प्रवचन थे, जो भी ज्ञान विज्ञान उन्होंने दिया था, उसका कंपाइलेशन सुत्त पिटक में है। और इसके बाद हम देखते हैं अभिधम्म पिटक के बारे में। अभिधम्म पिटक इज कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ वर्क ऑफ बुद्धिस्ट साइकोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स, यानी कि इसमें जो फिलोसॉफिकल बातें महात्मा बुद्ध करते हैं उन सब चीजों का कंपाइलेशन इसमें है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हमने देखा महात्मा बुद्ध की फिलॉसफी को, देखा, समझा। अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही हो, आपको पसंद आ रहा हो, तो आप अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आगे और किस टॉपिक पे आप डिस्कशन करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट।